तो ना कंसंट्रेशन सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कंसंट्रेशन सेल्स वो सेल्स होंगे, कंसंट्रेशन सेल्स कंसंट्रेशन सेल्स में अपन कहेंगे द सेल्स फॉर विच E naught of the cell is 0. Cells for which E naught of cell is equal to 0. They are called concentration cells. वो सेल जिनके लिए E naught of the cell क्या होंगे, 0 होंगे, उसको अपन concentration cell बोलेंगे। E naught of the cell अगर 0 होगा तो फिर कैसे सेल वर्क डन करेगा, क्योंकि फिर तो आपने टोटल एनर्जी 0 कर दिया। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने ये लिखा था कि E cell is equal to E naught of the cell कहा था आपने, माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ QC लिखा था आपने, ये लिखा था। अगर मैं इसको 0 लेने के बाद भी अगर मैं इसको पॉजिटिव बना पाया तो सेल में पोटेंशियल होगा, और अगर सेल में पोटेंशियल होगा तो वर्क डन करेगा। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, सेल पोटेंशियल अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे करूंगा। कंसंट्रेशन सेल्स में एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक कंसंट्रेशन सेल्स में ऐसे गिवन है मुझे, है एक मैं ऐसे ले लेता हूं सेल, और उधर एक और सेल ले लेता हूं। अब अपन क्या करते हैं, एक सेल ये है, इसमें इलेक्ट्रोड, इसमें भी इलेक्ट्रोड, इसमें ये वायर लगा दिया, ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, और इसमें अपन को पता है कि आपने क्या किया, इधर इसको एक सेल ले ही लेते हैं पर, मतलब कोई एक सेल बना लेते हैं मेटल इलेक्ट्रोड का, ठीक है भाई। तो मैंने जिंक रॉड ले लिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, C1 कंसंट्रेशन है। इधर भी मैंने जिंक रॉड ले लिया और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, ये C2 कंसंट्रेशन है। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई आपकी मर्जी, आप मतलब ऐसे कंसंट्रेशन सेल ले लो। अब वो बना के दिखाने के लिए नहीं, डैश 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 बनाओ वो कि देखो ये कंसंट्रेशन लिखा है, इसका मतलब इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इस पे ऑक्सीडेशन होगा, करो, Zn will go into Zn, ठीक है। इस पे रिडक्शन होगा, मतलब इसमें भी Zn will go into जिंक, मतलब इसका सेल रिएक्शन जो होगा वो होगा जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एट द एनोड, और इसमें जिंक आयन जो होगा इस सेल के अंदर, दे आर डिफरेंट है, अलग अलग सेल में, ये कैथोड वाला जिंक आयन है, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में कन्वर्ट होगा, ठीक है भाई। तो सेल रिएक्शन क्या होगा, तो अपन कहेंगे सेल रिएक्शन, लो भाई ये हो गया अपने पास सेल रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल टू जिंक प्लस जिंक आयन, ये कैथोड वाला विल गेट कन्वर्ट इनटू जिंक आयन, ये एनोड वाला प्लस जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो सॉलिड है, बिल्कुल ये सॉलिड है, यही तो इलेक्ट्रोड्स थे। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे देखो भाई QC में दिस अपॉन दिस आ जाएगा, इसका EMF E naught of the cell, so cathode E naught of cathode that is reduction potential ले लेता है, कितना होगा -0.76, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, तो अपन कहेंगे इसका भी 0.06, ये रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76। इसमें कैथोड माइनस एनोड अगर करूंगा तो वो तो 0 आने वाला है, दोनों का ही पोटेंशियल एक जैसा है, वो तो 0 आएगा। दोनों तरफ एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड अपन यूज करेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज, राइट ना, इधर भी वही इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इधर भी वही इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इधर भी जिंक मेटल है, इधर भी जिंक मेटल है, दोनों तरफ एक जैसा मेटल है। तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो अपन कहेंगे भाई उस केस में क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे इस केस में इधर भी इलेक्ट्रोड, इधर भी, सो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड करोगे तो 0 होने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ठीक है मान लिया, अब क्या ये वर्क डन कर सकता है, तो अपन कहेंगे हाँ वर्क डन कर सकता है, फेवरेबल कंडीशन बनाओ। अपन कहेंगे कैसे फेवरेबल कंडीशन, भाई अगर देखा जाए तो इसको पढ़े बगैर भी अपन बोल सकते हैं व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन वी रिक्वायर। अपन क्या कहेंगे, इधर जिंक को जिंक आयन में कन्वर्ट होना है, इधर जिंक को जिंक आयन में कन्वर्ट होना है, आप यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट को कम रखना। वो क्यों,
क्योंकि अगर जिंक को जिंक आयन में कन्वर्ट होना है, इसके आसपास अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो इसके ब्रेक होने से सैचुरेशन पॉइंट जल्दी नहीं आएगा। अच्छा, तो इधर अपन कहेंगे कि इधर कंसंट्रेशन हाई रखना। वो क्यों? क्योंकि यहां जिंक को डिपॉजिट करना है उस पे। अगर डिपॉजिट करना है तो जितना ज्यादा जिंक होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, उतना ज्यादा टाइम तक डिपोजिशन होगा। अच्छी बात है। करते हैं भाई, जितना ज्यादा जिंक आयन होगा उतना ज्यादा टाइम के लिए डिपोजिशन, मतलब C2 को ज्यादा होना चाहिए, C1 को कम होना चाहिए। दैट विल बी द फेवरेबल कंडीशन। क्यों? क्योंकि कैथोड पर डिपोजिशन है, एनोड पर डिसोल्यूशन है, तो अपन कहेंगे इधर डिपोजिशन है तो कंसंट्रेशन हाई, उधर डिसोल्यूशन है तो कंसंट्रेशन लो होना चाहिए। तो ये सेल वर्क डन कर लेगा, इवन दो इट इज सेम इलेक्ट्रोड इन द सेल्स। चलो देखते हैं कैसे। अपन कहेंगे इस केस में कि भाई चलो ठीक है, सेल रिएक्शन आ गया हमारे पास। नर्स्ट इक्वेशन यूज करता हूं, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल, तो 0 हो गया, माइनस 0.0591 अपॉन एन का वैल्यू तो 2 है। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा? जिंक आयन एट द एनोड डिवाइडेड बाय जिंक आयन एट द कैथोड। मैं इसको प्लस बना देता हूं, कैथोड और एनोड को इनवर्स कर देते हैं। तो मैं कहूंगा भाई ठीक है, ई सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ, मुझे जिंक आयन एट द कैथोड अपॉन एनोड करना है। कैथोड अपॉन एनोड का मतलब हो गया C2 अपॉन C1। क्या करना पड़ेगा अपन को? C2 अपॉन C1। हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर C2 का वैल्यू बढ़ा हुआ है C1 से, तो सेल में पोटेंशियल होगा। वही तो फेवरेबल कंडीशन बताई थी मैंने। ये तो आप सेल रिएक्शन से, इससे नर्स्ट इक्वेशन से प्रूव करके दिखा रहे हैं। अगर C2 का वैल्यू बड़ा होगा C1 से, तो भी ये वर्क डन करेगा। मतलब अगर दोनों तरफ सेम मेटल इलेक्ट्रोड और मेटल आयन का हाफ सेल ले ले, तब भी वर्क डन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कंसंट्रेशन अलग ले। राइट हैंड साइड में कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से सेल वर्क डन करे, नहीं तो नहीं करेगा। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, इसका मतलब है इफ C2, तो अपन क्या कर लेंगे, नोट करके लिख लेंगे कि भाई देखो, इफ C2 इज ग्रेटर देन C1, देन E cell will be equal to डेल्टा G। हो गया अपने पास, सेल वर्क डन करेगा। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, गैस इलेक्ट्रोड। ये तो पता चल गया ना अपन को, अपन तो डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। आप इसमें कोई भी मेटल आयन इलेक्ट्रोड ले लो, इसमें भी कोई मेटल आयन, लेकिन दोनों में मेटल सेम ले लो, सो दैट कि ई नॉट 0 हो जाए। मतलब अलग, अगर सेम हाफ सेल, सेम मेटल आयन कंसंट्रेशन के हाफ सेल्स हैं, तो भी मैं वर्क डन करवा सकता हूं उनसे। बस जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसको राइट हैंड साइड पे रखना, तो अपने काम हो जाएगा। इधर अपन कहेंगे गैस इलेक्ट्रोड, मतलब मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थोड़ा सा इजी होगा अपने लिए, तो अपन लिख लेते हैं भाई। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो उसका तो सेल पोटेंशियल हम अज्यूम ही करते हैं 0 होता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड हो गया, इसमें H+ आयन मतलब HCl हो गया, C1 कंसंट्रेशन हो गया, इसमें गैस पास करना पड़ेगा, तो H2 गैस एट P1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं। अब वो ग्लास, ऐसे इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, तो पता है। कोई पूछेगा कि भाई ऐसे चीज बना दो, तो अपन को पता है, आपने बताया हुआ कैसे बनाते हैं। अभी अपन तो कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। एक और ले लेते हैं अपन इसमें हाफ सेल। लो भाई, एक और हाफ सेल ले लिया, इसमें भी ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को इससे ज्वाइन कर दिया। ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, अपन को पता है ये भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। वो हाइड्रोजन में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेना होता है। ये सेल हो गया, और ये इसमें अपन ने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें HCl इसमें भी लेंगे, लेकिन इसमें C2 कंसंट्रेशन ले लेते हैं, और इसमें भी H2S पास करूंगा मैं, H2S गैस एट P2 एटमॉस्फेयर, यहां पर ये।
अब थोड़ा सेल रिएक्शन की बात कर लेते हैं अपन कि भाई सेल रिएक्शन क्या क्या होंगे वो भी देख लेते हैं। अब अगर अपन सेल रिएक्शन की बात करेंगे तो अपन कहेंगे देखो भाई ये तो C1 कॉन्सेंट्रेशन है, HCl का कॉन्सेंट्रेशन C1 लिया आपने, ठीक है। तो रिएक्शन की बात कर लेते हैं एनोड, अब दोनों का ईएमएफ तो जीरो अज्यूम करना है, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो H2 विल गेट कन्वर्ट इनटू H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें H2 will get, that is twice of H plus ion will get convert into H2, ये H2 में कन्वर्ट होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये एनोड वाला H प्लस आयन है, ये कैथोड वाला है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन इसका है और ये वाला कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर वाला है, दोनों H प्लस आयन अलग अलग है। ये प्रेशर हाइड्रोजन का इधर जो अपन यूज कर रहे हैं वो है, और इधर जो प्रेशर है वो ये वाला है। तो अपन कहेंगे ठीक है सेल रिएक्शन बता दो, तो अपन कहेंगे सेल रिएक्शन H2 plus twice of H plus ion of cathode will get converted into H2 plus twice of H plus ion of anode, ये हो गया अपने लिए। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई इसका प्रेशर कितना हो गया P1, ये कॉन्सेंट्रेशन कैथोड C2, ये कितना P2 और ये कितना C1, ये कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर लिख लिया मैंने। अब क्या ठीक है भाई, अब आप E नॉट ई सेल लिख लो। अपन कहेंगे ई सेल जो है दैट विल बी इक्वल टू 0 माइनस ई नॉट, तो 0 होगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेल्स हैं, तो 0.0591 अपॉन n विल बी 2 into log of concentration, so this into this divided by this into this, तो मैं ऐसे कर लेता हूं C1 into P2 divided by P1 into C2, ये लो भैया कर लिया। अब नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेते हैं, तो E cell will be equal to 0.0591 upon 2। अब इसमें ना कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर करना मत भूलना भाई, वो भी अपन को कर लेना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, इसलिए बिकॉज वो मोलर कोएफिशिएंट है ना। तो अपन क्या करेंगे लॉग ऑफ, इसमें लिख लेंगे अपन दैट इज C2 अपॉन C1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय P1 अपॉन P2, वो इन्वर्ट अपन ने ये नेगेटिव साइन की वजह से किया कर। अब अपन क्या करेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेशन इफ, अगर अपन ऐसे लिख लें इफ P1 इज इक्वल टू P2, मैंने कहा भाई अगर प्रेशर को सेम रखा जाए दोनों सेल्स में, उसमें भी और इसमें भी, तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे बताऊंगा, तो आपको फिर C2 बड़ा होना चाहिए C1 से, तो E सेल पॉजिटिव होगा, देन है ना C2 should be greater than C1 for E cell greater than 0, right? और अगर आप कंसंट्रेशन को सेम कर लोगे, इफ द C1 is equal to C2, तो सेल वर्क डन कर सकता है जब P1 greater than P2 होगा, तो अपन कहेंगे फिर ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी सेल कैन डू द वर्क, फिर अपन लिख सकते हैं। और अगर दोनों ही अलग अलग गिवन है तो अपन कहेंगे C2 इंटू P1 को बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू C1 इंटू C1 का स्क्वायर लेना है इंटू P2, तो भी सेल वर्क डन करेगा। तो ऐसे अपन बता सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में क्या बड़ा होना चाहिए क्या छोटा होना, वैसे बड़ा इजी है, C2 बड़ा होना चाहिए C1 से, और प्रेशर की बात करोगे तो P1 बड़ा होना चाहिए P2 से, दोनों अलग अलग है तो प्रोडक्ट ले लो, C2 इंटू P1 हो जाएगा और C1 इंटू P2 हो जाएगा, लिखा हुआ है राइट। वी आर एबल टू टेल क्या करना है अपन को, किसी को डाउट है तो बोलो, कोई भी डाउट होगा तो ठीक है ना, मतलब ऑल गेट, सबको समझ में आया अपन को क्या करना है, कोई डाउट होगा तो बोलो। अब मैं एक और पार्ट बताना चाहता हूं, सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो अपन अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो सब खत्म हो गया, दोनों में 1 मोलर है तो फिर तो स्टैंडर्ड हो गया। पर ई नॉट वैल्यू अपन कब लिखते हैं, ये वैल्यू कब आती है जब इसमें 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये वैल्यू कब लिखते हैं जब 1 मोलर, तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर तो नहीं होंगे। हाँ एक में अगर मान लेंगे अपन इसमें 1 मोलर है तो अपन कहेंगे इसमें थोड़ा कम ले लो कॉन्सेंट्रेशन,
सेल वर्क करेगा। हमें तो C2 को बड़ा चाहिए C1 से। आप 1 मोलर लो या जो आपकी मर्जी कंसंट्रेशन लो। आपने कंसंट्रेशन थोड़ी बताया कितने हुआ, आपने तो ये बताया कि C2 बड़ा होना चाहिए C1 से और P1 बड़ा होना चाहिए P2 से, तो सेल वर्क डन करेगा। कोई फिक्स वैल्यू नहीं लिखा अपन ने, ठीक है। अब जैसे ये सेल है, अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है तो अपन कहेंगे भाई ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन जैसे इसका है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन तो अपन ऐसे लिखेंगे, इधर अपन लिखेंगे जिंक गोइंग इनटू जिंक, concentration C1 separated by the salt bridge, zinc getting converted into zinc, so zinc sulfate, C2 concentration getting converted into zinc, that is the cell representation। कोई डाउट नहीं तुमको, सबको पता है तुमको कैसे सेल रिप्रेजेंट करना है, कर देंगे। इसको सेल रिप्रेजेंटेशन करता है, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैस इलेक्ट्रॉन, ये बैटल है, इलेक्ट्रोड में ज्यादा कुछ था नहीं एक्सप्लेनेशन के लिए, वो इसलिए अपन ने ज्यादा उसको डिस्कस नहीं किया। इसमें तो बहुत कुछ हमने लिया। चलो पहले सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अपन उसमें और क्या क्या बता सकते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन में अपन क्या करेंगे, उसको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो ऐसे करूंगा, इधर H2 get converted into H plus ion, प्रेशर भी क्यों नहीं, कन्वर्टेड टू H plus ion, अपन HCl भी लिख सकते हैं, H plus ion भी लिख सकते हैं, सेपरेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज, और उधर H plus ion get converted into H2, ठीक है। और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो लिखना ही पड़ेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो ऐसे रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं इसको, और इधर भी लिखना होगा प्लेटिनम, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो इफ C1 is equal to C2 then cell can be represented as, मैंने can be लिखा है, ये तो करेक्ट है ही, अगर C1 equal to C2 can be represented as, तब अपन उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, तो अपन देखो भाई प्लैटिनम H2 P1 H plus ion H2 P2 प्लैटिनम। मतलब अगर दोनों सेल में सेम कंसंट्रेशन का अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो फिर वहां सॉल्ट ब्रिज दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर किसी सेल रिप्रेजेंटेशन में अपन को सॉल्ट ब्रिज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट सेम है और उसका कंसंट्रेशन भी सेम है। प्रिपेयर हो सकता है अपन को दे दिया जाए, अगर ऐसा दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन अज्यूम कर लेंगे कि भाई अच्छा इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने सॉल्ट ब्रिज नहीं लिखा इसका मतलब है कि दोनों हाफ सेल में सेम कंसंट्रेशन वाला इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है और सेम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वी गॉट दैट, दीज आर कंसंट्रेशंस। इसमें क्वेश्चन बना सकते। अब अपन कहेंगे जैसे
पीएच वगैरह तो अपन बता ही देंगे कि भाई देखो ये अपन को पता है कि इसमें अपन कहेंगे भाई इसमें HCl गिवन है, एक कॉन्सेंट्रेशन है, एक इसमें एक HCl गिवन है, एक कॉन्सेंट्रेशन है और क्वेश्चन फ्रेम करती है। अब अगर मान लो अपन लिखते हैं ऐसे कि हमारे पास गिवन है, मैं इसको इस वाले सेल को हटा रहा हूं और एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं और एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक हाइड्रोजन सेल है, हाइड्रोजन सेल है और मैंने आपको कहा कि भाई उस सेल में ना एक, अब मैं सेल ही बना लेता हूं या ऐसे भी लिख सकता हूं, रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे कहा ये हाइड्रोजन सेल है और ये भी हाइड्रोजन सेल है, ये ऐसे बना देता हूं मैं, इसको हटा देता है, थोड़ा ऊपर लिख देंगे हाइड्रोजन सेल, हाइड्रोजन सेल। तो इसको अपन ऐसे ज्वाइन कर रखा है, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट और भी अच्छे से चेक कर लूंगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा देखो भाई इसमें ना ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है और इसमें जो गैस मतलब इधर H2 गैस पास करूंगा ना मैं, उसका प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर और यहां पर मैंने क्या लिया हुआ है, यहां पर जो सोल्यूशन है ना दैट इज दिस। मैंने आपसे कहा कि यहां पर मैंने ना 0.2 मोलर CH3CONA सोल्यूशन लिया, वेयर Ka for CH3COH इज इक्वल टू 10 की पावर 1.8 10 की पावर -5 अपन सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरी मर्जी, मैं तो हाइड्रोजन की जगह वहां सॉल्ट ले लूंगा, करो हाइड्रोलाइसिस और चेक कर लो अपने आप की H+ आयन कितना है। मैंने नहीं दिया आपको डायरेक्टली H+ आयन, तुमसे कैलकुलेट कर पाऊंगा, कर लेंगे, तुमको क्या फर्क पड़ेगा भाई, आपने इसको 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट दिया ना, हम H+ आयन अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्ट बेसिक है ना, तो OH- आयन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH इंटू C, हमें पता है क्या करना है और OH आ जाएगा तो pH बता देंगे, H+ आयन हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। और यहां पर मैंने आपसे कहा कि भाई यहां पर ना मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे लिखूंगा कि भाई यहां पर जो अपन ने वो लिया सॉल्ट, तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, इसमें CH3COH ले लेता हूं 0.2 मोलर और CH3CONA ले लेता हूं 0.8 मोलर सोल्यूशन, और यहां पर Ka लिखूंगा मैं ऑफ CH3COH 1.8 इंटू 10 की पावर -7। अब ये सेल बनाया मैंने, अब ये सेल बनाया मैंने और यहां पर जो प्रेशर लिखने वाला हूं मैं, यहां पर प्रेशर इज इक्वल टू, मैंने 4 एटमॉस्फेयर लिया, मेरी मर्जी, मैं तो क्वेश्चन बना रहे हैं, आपकी मर्जी, आप जो चाहो सेल लिख दो, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्या करना है। अब सेल रिएक्शन में क्या होगा कि भाई देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सॉल्ट लिया या बफर सोल्यूशन लिया, आप दोनों में बफर लो हमें फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में सॉल्ट ले लो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में HCl लो एसिटिक एसिड लो हमें फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेट तो मुझे H+ आयन ही कैलकुलेट करना है, आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड लो उसमें एसिटिक एसिड लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने वहां H2 दिखाया नहीं, मतलब वहां H2 will get converted to H+ आयन या H+ आयन into H2, ये रिएक्शन होंगे और वो लिखे हुआ है, रिएक्शन तो यही होंगे, सेल रिएक्शन इज दिस। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगा कि उसका H+ आयन कैलकुलेट करो, सेल रिएक्शन तो दिख रहा है मुझे, समझे ना, अपन को क्या करना है, H+ आयन कैलकुलेट करना है, तो पहले बफर से शुरू करते हैं। pH इज इक्वल टू हो गया अपने पास 4.74 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 0.8 डिवाइड बाय 0.2, मतलब हो गया log 4। तो अपन क्या करेंगे 4.74, ये log 4 हो गया है, तो 4.74 ठीक है, प्लस कितना हो गया अपने पास, log 4 इज 0.6, चलो भाई ऐड कर लो, तो 4.74 0.6 ऐड करना है अपन को,
तो अपन के पास कितना है 4 और ये 3 और 5.35 34। अब 5.34 है तो अपने पास कितना आएगा ये, मतलब अब क्या करें इसको, मतलब h प्लस साइन कैलकुलेट करना है इसका अपन को। तो ये 4.74 मतलब 5.34 आ गया मेरे पास 5.34। तो ये pH आ गया अपने पास। तो अब pH आ गया तो h प्लस साइन आ गया। लो भाई h प्लस साइन आ गया। तो h प्लस साइन कितना लिख ले अपन इसको, तो अपन कहेंगे ये 0.65 के आसपास हो जाएगा। 5.3 है ना, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, इसको लिखते हैं अपन ऐसे कि भाई 6.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 कर देते हैं। क्योंकि ये हो जाएगा 6 माइनस लॉग ऑफ 6.5। 6.5 विल बी व्हाट, मुझे 0.65 के आसपास चाहिए, तो 0.6 मतलब 4, ये 4.5 होना चाहिए, ये 4.5 होना चाहिए। अगर ये 4.5 है तो ये 0.65 आ जाएगा, मेरा काम बन गया। समझ में है ना मैंने क्या किया, मैंने तो एंटी लॉग लिया। भाई मुझे चाहिए था कि 3.4 आ जाए पीएच, हाँ तो करो ना, ये है ना 4.6 माइनस लॉग ऑफ 4.5 आएगा ना, तो 5.34 आएगा। कितना आएगा 6 माइनस 0.65 के आसपास है। 0.4 लॉग 4 कितना होता है 0.6, तो मैं 0.65 लिख रहा हूं ना क्योंकि 4.5 है। अगर ये लॉग 5 होता तो कितना होता है 0.69, तो मैंने 0.5 क्यों किया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 4.5, चलेगा ना उतना, कौन पूछने वाला। 0.65 और 0.645 ये था, ये लो। अब क्या करें, ठीक है भाई, ये अपने पास कंसंट्रेशन आ गया। सो H प्लस आइन कंसंट्रेशन इज 4.5 इंटू 10 की पावर -6। लो भाई एक कंसंट्रेशन तो आ गया मेरे पास C1, मुझे C2 और कैलकुलेट करना है, कर देता हूं। सॉल्ट है ना, कैसा सॉल्ट है, बेसिक, ठीक है। OH माइनस साइन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। KH क्या होगा KW अपॉन K इंटू C। C मुझे गिवन है, K मुझे गिवन है, हो गया मेरा काम। KW मुझे पता है, तो OH माइनस साइन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 की पावर -14, कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.2 गिवन है आपने मुझे, और डिवाइड करने वाला हूं मैं कितना 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है भाई, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 इंटू हो जाएगा, तो मेरे पास आया ये 2 बाय, ऐसे कर लेते हैं 2 बाय 8, मतलब ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना, ये कैलकुलेट करते हैं 10 की पावर -9, सो 2 बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 है मेरे पास। 2 बाय 18 का मतलब है कि मुझे कर लेना चाहिए इसको 20 बाय 18, तो मैं क्या कर लूंगा 20 बाय 18, मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया मेरे पास 10 की पावर -10। ये लो भाई, अब 20 बाय 18 का मतलब हो गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास दैट इज 10 बाय 9 ना, मतलब 1.1 इंटू 10 की पावर -10, सो दैट विल बी इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर -10। तो मैं OH माइनस साइन लिख लेता हूं। अब रूट ऑफ 1.1 थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, क्या होगा मुश्किल होगा, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1.1 आया, 10 बाय 9 आ रहा था, तो है ना, तो मैं क्या करूंगा इसको ना 110 बना दूंगा, तो 110 इंटू 10 की पावर -12, और 110 का रूट कितना आएगा, दैट इज 10.1 के आसपास, इंटू 10 की पावर -12, तो मैं इसको लिख लूंगा 10 की पावर -6। हो गया मेरे पास कंसंट्रेशन OH माइनस n। अगर OH माइनस n आ गया तो H प्लस n आ गया, लिख लेना H प्लस n।
अब इसमें भी h प्लस साइन आ गया अपने पास, ये h प्लस साइन विल बी व्हाट, क्योंकि अपन को पता है kw इज इक्वल टू 10 इनटू h प्लस साइन, तो इसको 10 की पावर माइनस 14 से डिवाइड कर देता हूं। इसको अपन क्या करते हैं, इसको ना अपन 10 ऐसे कर लेते हैं, 10 से वो कर लेते हैं, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। पहले अपन kw, अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं ना वहां कर लेता हूं, क्योंकि वो सेल तो बना ही हुआ है। अब इस वाले पार्ट को हटा लो, सेल रिएक्शन लिखे हुए हैं इसलिए इसको लिखा रहने दे रहा हूं मैं। चलो भाई, तो मेरे पास आ गया h प्लस साइन विल बी इक्वल टू kw अपॉन OH माइनस साइन, सो 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 10.1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 माइनस 6 है, तो 6 हटाते हैं उससे, तो 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10.1, तो डिवाइड बाय 10 हो गया एक तरीके से। तो अपन इसको क्या करें, दैट इज 1 अपॉन 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये आ गया h प्लस साइन। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें दोनों H प्लस साइन आ गए। ये अपना कैथोड वाला H प्लस साइन है और ये अपना एनोड वाला H प्लस साइन है। भाई आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब अपन क्या करते हैं, कुछ नहीं, कैलकुलेशन करते हैं और क्या। इसको अपन क्या करते हैं, इसको 1/2 ले लेते हैं, इसको हटाते हैं, इसको लिखते हैं। वैसे 1/2 लिखने का फायदा क्या है, चलो रहने दो ना, लिखा हुआ है अच्छा ही लग रहा है अपन को, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर देते, बाकी तो ये लिखोगे ही लिखोगे आप। तो ई नॉट ऑफ द सेल इसके लिए भी 0 होगा, ऑब्वियसली बात है भाई। जिंक इलेक्ट्रोड में मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जो जिंक इलेक्ट्रोड आपने लिया था, उसमें जब जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन आपने 1 की जगह 0.2 लिखा था, तो उसका ई नॉट थोड़ी चेंज कर दिया था आपने, ई सेल चेंज हो गया है, तो दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ना, तो ई नॉट तो वही रहेगा ना। आप चाहे उसको बफर सॉल्यूशन लिखो, चाहे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करो, ई नॉट वही रहेगा। ये क्या 0, तो क्या करना है अपन को, लिखा तो इसमें कौन सा एनोड कैथोड दोनों सब तो लिखा हुआ है। C1 इज एनोड, P2 इज व्हाट कैथोड, तो ये P2 है अपने लिए और ये P1 है अपने लिए। ये एनोड का कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज C1 और ये C2 है, वो जो लिखा था वो C2 है अपने लिए। चलो भाई शुरू हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। E will be equal to, that is, मैं तो लास्ट ये वाला यूज कर रहा हूं, 0.0591 अपन n का वैल्यू 2 है, log ऑफ C2 कितना है अपने पास, ये है भाई, दैट इज 1 अपॉन 1.1, 10 की पावर माइनस 9 टू द पावर ऑफ 2, ये पूरे लिख लेते हैं जैसे डिवाइड बाय आपने किया हुआ है, 1 अपॉन 1.1, 10 की पावर माइनस 9 और डिवाइड बाय क्या, C1 है ना 4.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6, इसका करते हैं स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या करना है, P1 अपॉन P2, 4/2, ठीक है। ये तो 2 आ गया अपने पास, मल्टीप्लाई भी कर देंगे बट पहले अपन स्क्वायर कर लेते हैं। सो व्हाट आई विल राइट 0.06 कर देता हूं इसको, 59 को डिवाइड बाय 2, तो 0.3 कर ही देता हूं, 0.03 इंटू लॉग ऑफ, अब ये स्क्वायर करेंगे तो 12 होगा, ये 18 होगा, तो बचेगा 10 की पावर माइनस 6, तो मैं इसको 10 की पावर माइनस 6 लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी स्क्वायर भी करना है, वो स्क्वायर कर चुका हूं मैं, तो 4.5 इंटू 1.1 मतलब हो जाएगा 4.5 और 0.45 ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 आ रहा है, 4.95, 4.95 का स्क्वायर करूंगा तो 25 के आसपास आएगा, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं। अब मुझे ये भी हटाना पड़ेगा, अब कैलकुलेशन तुम कर लोगे, मुझे कैलकुलेशन करके बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन हम कर लेंगे। 0.03 इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय ये 4.95 इंटू 4.95 आ जाएगा, इंटू 2 आ गया। अब 4.95 इंटू 4.95 इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 24.5, तो 24.6 कर देते हैं, तो 24.5 की जगह अपन 24.6 कर लेते हैं इसको, तो 24.6 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये लो भाई आ गया अपना आंसर।
वैसे लॉग का वैल्यू अपन को गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन देंगे ना तो एडवांस वगैरह में ही आ सकता है और उसमें गिवन होगा अपन को, क्योंकि इतना कैलकुलेशन मेंस में तो नहीं पूछने वाले। 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय, इधर क्या करने वाले हैं अपन 24.6, 2 से कैंसिल कर लेता हूं तो 12.3 आ रहा है अपने पास। सो 0.03 इंटू 10 की पावर लॉग ऑफ 10 की 1/12 ना 1/12.3। अब अपन को इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 1/12.3 इंटू 10 की पावर -6, ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बोलो तो सॉल्व कर देता हूं। आगे आपको लॉग सारे वैल्यू पता है, सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। वो कैलकुलेशन बढ़ते ही जा रहा है ना, इसलिए मैंने कहा कि अब आगे तुम लोग कर लेना, क्योंकि सारे वैल्यूज अपन ने कर रखे हैं ऐसे, सॉल्व करके बता देंगे। मेरा मतलब ये है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम इसमें यूज करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर अपन से कहा गया कि ई सेल नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल आएगा, वो तो दिख ही रहा है मुझे 6 है ना पावर, नेगेटिव तो आएगा ही, तो मुझे पता है उसमें नेगेटिव आएगा, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये ना जो आपने दिया ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है। वो तो साफ साफ मुझे वही दिख गया था। कैसे? यही दिख रहा था मुझे कि नेगेटिव आने वाला, C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1, उसमें स्क्वायर है ना, इसलिए कंसंट्रेशन ज्यादा डोमिनेटिंग होगा प्रेशर से, तो मुझे वही दिख गया था। और जानबूझ के जब मैंने ये लिख रहा था ना, तभी मुझे समझ में आ गया था कि जब मैंने 2 लिखा था ना, तभी मुझे पता था ये नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने प्रेशर को डबल बढ़ाया था कि यार कम से कम थोड़ा अच्छा वैल्यू आए। लेकिन जब आया तभी आने वाला, कोई फर्क नहीं। नेगेटिव आएगा तो अपन कहेंगे भाई देखो, इससे वर्क डन की बात ना करना, अगर वर्क डन की बात करनी तो इस सेल को ऐसे रिवर्स कर दो, इसको उठा के इस तरफ रख दो, इसको उठा के इस तरफ रख दो, वर्क डन करेगा। इससे पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, राइट? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, बट दैट विल नॉट बी अ कंसंट्रेशन सेल और रिलेटेड टू द आयनिक। आयनिक में आपको थोड़े से फॉर्मूले वगैरह मैंने काफी याद करवाए हैं, मुझे नहीं पता कितना याद है तुमको, लेकिन शायद ही ऐसा कोई मतलब क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ये ना पता हो कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है या कब किस कंडीशन में क्या करना है अपन को, उस सारा पार्ट बता रखा है मैंने। अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द EMF ऑफ दिस सेल, EMF ऑफ दिस सेल, जिसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है at pH is equal to 40, given E naught of copper EMF of the cell में कैलकुलेट करना है, E naught of copper given that Ksp of CuOH is equal to 10 की पावर -8। So calculate the EMF of the half cell, मैं हाफ सेल लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, at pH हाफ सेल, ये आपका हाफ सेल है, और where we'll say that pH is equal to 14, उस सेल का जो pH है that is 14 and Ksp is equal to, ये अपन को कब है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, क्या अज्यूम करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? क्या करना चाहिए और कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए? सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि मेटल है कौन सा, कॉपर, कॉस्टली मेटल, जैसे महंगा वाला मेटल अपन बोलते हैं SRP वैल्यू के हिसाब से। तो कभी हाफ सेल के लिए तो अपन कैलकुलेट कर नहीं सकते, अपन को एक दूसरा हाफ सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को कपल करना पड़ेगा, तो पहले तो अपन सेल बनाएंगे।
ये अपने पास सेल है, इसके रिएक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए तो ई नॉट भी 0 होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर है और कॉन्सेंट्रेशन भी उसमें HCl 1 होगा। सो उससे अपन को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ने वाला अपन को इससे इसका सेल रिएक्शन H2 will get converted into H plus and plus 2 electron और इसका सेल रिएक्शन कॉपर आयन will gain electron 2 electron and convert into copper, that is the cell reaction। इसमें ये 1 मोलर है, ये 1 एटमॉस्फेयर है, इसलिए दोनों 1 है, QC में लिखने का कोई फायदा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। मतलब मुझे QC जो है that will be equal to 1 upon copper ion concentration। अब इसमें ना तो आपने E नॉट दिया है और ना ही आपने E सेल दिया है, करूं क्या? तो अपन क्या कहेंगे, आपने क्वेश्चन में के कंसंट्रेशन के लिए क्या दिया हुआ है मुझे, KSP वैल्यू। अगर मैं क्वेश्चन में KSP यूज करूंगा तो किसी का भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो मैं सॉल्यूशन जब सैचुरेशन पॉइंट पे आएगा मतलब कंसंट्रेशन चेंज है ना, रुक जाएंगे, वो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है when the concentration become constant but the reaction goes on। और इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है सेल के लिए, तो आपने बताया था भाई डेल्टा जी नॉट टोटल था, डेल्टा जी यूज्ड, तो अगर मैंने डेल्टा जी इतना यूज किया तो बचा हुआ क्या है, डेल्टा जी लेफ्ट। तो आपने कहा था सेल के इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इट इज अ डेड सेल, मतलब जितना इसमें फ्री एनर्जी था उतना आपने यूज कर लिया, तो फिर ये क्या होना चाहिए, 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब है ई सेल विल बी 0, मतलब आप जो यहां पर ई सेल लिखते हो वो ई सेल क्या हो जाएगा नर्स्ट इक्वेशन में 0। सो एट इक्विलिब्रियम द ई सेल विल बी इक्वल टू 0। एट इक्विलिब्रियम ई सेल विल बी इक्वल टू 0। डेल्टा जी नॉट थोड़ी 0 होगा, डेल्टा जी नॉट तो टोटल एनर्जी था, हम उसको यूज करेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो अपन कहेंगे ये 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट 0 बोल दिया ना इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्यों, आप KSP यूज करोगे ना। तो अगर ई सेल 0 होगा तो अपन को पता है ई सेल इज इक्वल टू होता है दैट इज ई नॉट ऑफ द सेल, मतलब कैथोड माइनस एनोड माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ QC ना। तो अपन कहेंगे अगर ये 0 होगा तो ये KC बन जाएगा, फिर KC मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए QC क्या है, KC क्या होगा, तो अपन इसको 0 लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू कैथोड क्या है अपने पास, ये यही तो कैलकुलेट करना है आपको क्योंकि ये तो 0 है, माइनस 0.0591, n का वैल्यू है 2, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन दिस अपॉन दिस मतलब 1 अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन, ये लो भाई ये है। अगर मुझे आप कॉपर आयन बता दो मैं ई नॉट कैलकुलेट करके बता दूंगा जो आपने पूछा, ये मत होता सर। अब बात आएगी कि भाई कॉपर को कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो गिवन तो अपन कहेंगे KSP वगैरह इसलिए तो दे रखा है आपने, भाई जो KSP वगैरह दे रखा है आपने वो इसलिए तो दे रखा है, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है कि KSP एक बार लिख के देख लेते हैं। KSP इज इक्वल टू होता है कॉपर आयन इनटू OH माइनस आयन का स्क्वायर। KSP आपने मुझे कितना दे रखा है 10 की पावर -6, कॉपर आयन मुझे कैलकुलेट करना है और OH माइनस आयन कितना दे रखा है वो देख लेते हैं, pH कितना है 14। अब मुझे एक बात पता है H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -14 फॉर एनी सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो अपन क्या करेंगे, ये pH 14 का मतलब है 10 की पावर -14, तो ये 1, तो ये 10 की पावर -14, तो ये कितना हो जाएगा OH माइनस आइन, ये तो कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब है OH माइनस आइन विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। कॉपर आयन इज इक्वल टू 10 की पावर -8, इधर 10 की पावर -8 लिखो और शुरू हो जाए, हो गया क्वेश्चन। ई सेल 0 क्यों आया, क्योंकि आपने रिएक्शन क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम की बात की, KSP विदाउट इक्विलिब्रियम की हम बात ही नहीं कर सकते, और सेल अगर इक्विलिब्रियम की बात करोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करोगे तो मैं ई सेल को 0 बता दूंगा, मैंने बता दिया। कैथोड माइनस एनोड, अब एनोड पे क्या है,
भाई हाफ सेल गिवन था ना, वो थोड़ी गिवन है, और कैलकुलेशन तो पूरे सेल के लिए होता है। तो ये क्या गिवन है अपन को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपने पास कैथोड है 0.34 था, और ये क्या है SHE, दैट इज 0। इस पे अपन ने एनोड 0 लिया क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपन ने कपल्ड किया उसके साथ। ठीक है भाई, फिर 0.0591 डिवाइड बाय n, n उनको पता है क्या होता है। QC को KC क्यों लिखा आपने, और KC इज व्हाट, 1/k, दैट इज KSP ना, क्योंकि QC इज नथिंग बट अब KSP, क्योंकि ये 0 होगा तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू दिस मच, तो KC हो जाएगा। तो अपन ने लिखा ना, दैट इज ये 1/KSP, कंसंट्रेशन आया, सब्स्टिट्यूट करो, वी गॉट द आंसर। तो इधर कितना आया अपने पास, दैट इज P0 विल बी इक्वल टू, कैथोड हो गया तो 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 1/10⁻⁸। लो भाई, अब बाकी आप कैलकुलेशन कर लो, मैं नहीं कर रहा, आपको पता है कैसे करना है कैलकुलेशन। दैट इज हाउ वी कैन गेट द क्वेश्चन। अब आयनिक इक्विलिब्रियम अपन सारा ही यूज कर सकते हैं इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तभी पढ़ सकते हैं अपन जब अपन ने आयनिक इक्विलिब्रियम को रिवाइज भी किया हो, तो एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लेना, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द concentration cells as well as the ionic equilibrium as well as the equilibrium condition also। ये आपके concentration cells। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेल की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेल में ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछते अपन से, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि सेल का जो वर्क डन होता है या स्पॉन्टेनियस होगा, सेल वर्क डन करेगा या नहीं करेगा, तो अपन कहेंगे वो तो हम डेल्टा G नोट से ही बता देंगे या डेल्टा G से बता देंगे, बाकी थर्मोडायनेमिक पढ़ने की क्या जरूरत है। तो पहले हम क्या अज्यूम करते थे कि वो सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, उससे जो एनर्जी लिबरेट होती है उससे ये वर्क डन करता है, बट ऐसा नहीं है भाई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो डेल्टा H की वजह से होगा, मतलब एंथैल्पी थोड़ी होता था कि भाई एंथैल्पी चेंज की वजह से ये वर्क डन करता है। इट इज द चेंज इन पोटेंशियल, फ्री एनर्जी चेंज की वजह से होता है। उसके बाद जो अवेलेबल फ्री एनर्जी है उससे वो मैक्सिमम वर्क डन कर सकता है। डेल्टा G नॉट है, वो उससे हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा। तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते अपन, सीधा लिखते हैं कि भाई अगर मुझे थर्मोडायनेमिक ऑफ द सेल डिस्कस करना है तो मैं डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट सो एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो भाई आपको जो भी कैलकुलेट करना है ये तो फॉलो करेगा ना, ये तो यूनिवर्सल लॉ है ना, इसके बगैर तो कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकता ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ो, चाहे आयनिक पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, रियल गैस पढ़ो, ये तो सभी जगह फॉलो होता है। क्यों, अपन को पता है टोटल एनर्जी एक्सचेंज इन द प्रोसेस एनी फॉर्म, एनर्जी इन द डिसऑर्डर मैनर, कोई भी एनर्जी जो डिसऑर्डर मैनर में होगा वो वर्क डन नहीं कर सकता। तो अपन ने टोटल एनर्जी से डिसऑर्डर वाली एनर्जी को माइनस कर दिया, तो अपने पास वो एनर्जी बचा हुआ जो ऑर्डरली मैनर में था, जिससे अपन मैक्सिमम वर्क डन कर सकते। ये रिप्रेजेंटेशन होती है। तो वी नो दैट व्हाट इज दिस एनर्जी। तो इस इक्वेशन में इन दिस डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या, माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल, और ये तो अपन कैथोड माइनस एनोड से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें अपन को कोई डाउट। अब अगर इन दोनों में से अपन को पता चल जाए कोई एक पार्ट, तो बाकी अपन सॉल्व करते, कोई एक पार्ट सॉल्व कर दो, दूसरा मैं अपने आप ही कर लूंगा। और इस इक्वेशन में भी अपन को
देयर इज अ कंडीशन। इस इक्वेशन में क्या कंडीशन होती है कि प्रेशर को कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? डेल्टा एच यूज कर रहे हैं, इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट होना चाहिए। These are two limitation of this equation. Pressure and temperature must be constant. ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है, अपन क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बता देते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं क्या करना चाहिए अपन को। अपन कहेंगे ये डेल्टा जी नॉट की जगह तो मैं ये लिख सकता हूं, इन दोनों में से ऐसे कर लेते हैं। वी नो दैट, ये अपन को पता है कि डी जी विल बी इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी, ये इक्वेशन अपन को पता है, डिस्कस किया अपन ने क्लास में, और मैंने वहां भी कहा था कि यू ऑलवेज रिमेंबर कि भाई ये dg इज इक्वल टू दिस एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये dg डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर होंगे तो वी आर एबल टू राइट दैट s upon v will be equal to dp upon dt ऐसे। तो अपन क्या करेंगे, और ये इक्वेशन कैसे कैलकुलेट किया बताया था ना मैंने, h is equal to p plus ऐसे होता है, h is equal to e plus p, इससे फ्री एनर्जी के लिए अपन ने कैलकुलेट किया, फिर बाद में अपन ने कांस्टेंट प्रेशर पे इसको इंटीग्रेट भी किया, इसको भी इंटीग्रेट करके डिस्कस किया अपन। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, ये दोनों बराबर, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, ये दोनों बराबर। अब इसमें अपन ने ऐसे ना dh इज इक्वल टू डी प्लस pdv vdp ऐसे अपन ने, राइट ना, pdv vdp ऐसे लिखा, डी को फिर अपन ने dq प्लस dw, तो pdv ऐसे dh इज इक्वल टू, राइट, ऐसे अपन ने लिखा ना, दैट इज dq प्लस pdv, राइट, ऐसे क्या होता है, e इज इक्वल टू होता है q इज इक्वल टू e प्लस p, तो होता है, तो फिर इसको अपन क्या लिख लेंगे, dq इज इक्वल टू vdp प्लस pdv प्लस vdp, और dq को क्या लिख सकते हैं अपन, तो dq upon t is equal to ds, so tds is equal to dt, तो कैलकुलेट किया अपन ने क्या करना है, तो वी आर एबल टू टेल। सो ये सारा पार्ट अपन ने डिस्कस कर रखा है, डेरिवेशन भी और इंटीग्रेशन भी, इनके सारे के सारे वो केसेस बना के, डिफरेंट केसेस। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वी नो दैट ये इक्वेशन मैंने आपको कहा भी था, अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो इसको, और वहां पर डेरिवेशन भी है अपने पास एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है भाई, dp विल बी इक्वल टू 0, तो मैं क्या लिखूंगा, dg विल बी इक्वल टू माइनस एस डी टी, तो मैं क्या करूंगा, d डेल्टा g विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस डी टी, तो मैं क्या कर सकता हूं, माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू डी डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय डी टी, लेकिन ये सारा पार्ट अपन कब कर रहे हैं, जब प्रेशर कांस्टेंट है, तो अपन लिख सकते हैं भाई, ठीक है, तो मैं यहां इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू, डेल्टा जी क्या होता है लिखा तो है आपने, तो मैं लिखूंगा इसको, दैट इज डी माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, डेल्टा एस नॉट विल बी इक्वल टू दैट इज एन एफ डी ई नॉट, बिकॉज एन और एफ दोनों कांस्टेंट है, तो डी ई नॉट अपॉन डी टी, वेयर डी ई नॉट अपॉन डी टी ना is called temperature coefficient, temperature coefficient, temperature coefficient मतलब because E naught minus E2 naught minus E1 naught will be equal to T2 minus T1, ये तो अपन को पहले से पता है, वो कैसे, तो अपन को पहले से पता है कि अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो E naught वैल्यू चेंज होगी,
इसलिए तो अपन कहते हैं कि ई नॉट गिवन है, इसका मतलब 298 केल्विन अज्यूम करना है। और पहले भी अपन ने पढ़ा सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑन विच द सेल इज यूज्ड, वो भी अपन ने पढ़ा, नर्स्ट इक्वेशन में बताया मैंने आपको। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो ई नॉट कैसे चेंज होगा। ये अपन को वैल्यू हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में, वो कैलकुलेशन अपने मतलब ये वाला पार्ट पूछते नहीं है। तो ठीक है ना, ये क्या आ गया अपने पास डेल्टा एस, मेरे पास डेल्टा एस नॉट है, मेरे पास डेल्टा जी नॉट है, तो डेल्टा एच नॉट मैं खुद ही बता दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। बट डेल्टा जी नॉट आपने बता दिया, डेल्टा एस नॉट आपने बता दिया, तो डेल्टा एच नॉट तो मैं लिख लूंगा। और दोनों ये भी ई नॉट से कोरिलेट करके बता दिया, डेल्टा एस को भी ई नॉट से कोरिलेट करके बता दिया। एनएफ मुझे पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एफ इज 96500। आपने डेल्टा एस नॉट बता दिया, डेल्टा जी नॉट बता दिया, बचा क्या मेरे पास, डेल्टा एच नॉट, मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ये लो भाई, यही पैरामीटर्स होते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जो अपन को कैलकुलेट करने होते हैं, मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट है तो बताओ। अपन को सारे पैरामीटर्स क्वेश्चन में गिवन होंगे, अपन उसमें बता देंगे कैलकुलेट करके। सारे पैरामीटर्स अपन को गिवन होंगे क्वेश्चन में, साफ साफ लिखा होगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू कितना है, आप उसे बताओ और कैलकुलेट करके बताओ। इससे ज्यादा मुझे लगता जरूरत नहीं है अपन को, इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन अपन से पूछेंगे भी नहीं। ओलंपियाड वगैरह होगा तो देखेंगे अपन, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अदरवाइज ये तीन ही इक्वेशन से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल। इससे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें मिले तो मुझे बताना, फिर मैं फिर इसको यूज करके बता दूंगा आपको, क्योंकि ये इक्वेशन से सारा कुछ सॉल्व होता है। दैट इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल। हम इसमें क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, तो शीट में भी काफी क्वेश्चंस गिवन है, आप क्वेश्चन से आराम से इसमें सॉल्व कर सकते हैं शीट से क्वेश्चंस। ये थर्मोडायनेमिक ऑफ द सेल था। अब शीट में क्वेश्चंस गिवन है, उसमें मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब उसमें आपको डेल्टा जी ई नॉट अभी कैलकुलेट करवा देता हूं कोई सेल देके, तो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एनएफ उसके लिए गिवन और टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू दे देता हूं, तो आप डेल्टा एस कैलकुलेट कर लोगे। डेल्टा एस कैलकुलेट करोगे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा एच बता दे, वही अपन से पूछेंगे। सो डेल्टा जी में अपन ने लिखा था माइनस एनएफ ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एस टी डेल्टा एस। तो टी हो गया अपने पास, और इसमें डेल्टा एस नॉट कितना था, डेल्टा एस नॉट इज एन एफ, अपन लिखेंगे डी ई नॉट डी ई अपॉन डी टी, ये अपन को गिवन होगा, ये अपन को गिवन होगा, ये 1/t अपन कर लेंगे डी टी को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो बता देंगे अपन। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अब मान लो ये जीरो है, टेम्परेचर चेंज करने से सेल पोटेंशियल चेंज नहीं होता, वैसे ऐसे सेल होते नहीं है, बहुत कम सेल हैं, और शायद एक आधी सेल बना हुआ है जिसको अपन वेस्टर्न सेल बोलते हैं। तो ये जीरो होगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, जो एनर्जी लिबरेट होगी वही उसकी फ्री एनर्जी, डेल्टा जी और डेल्टा एच बराबर हो जाएंगे ना अगर ये जीरो होगा तो। वेस्टर्न सेल में होता है ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन मैं वो नाम वगैरह इसलिए नहीं बोल रहा था कि पहले इसलिए नहीं बता रहा था कि जब पूछेंगे नहीं तो बोलने की जरूरत क्या है, वो बोल दिया मैंने कि भाई ठीक है इक्वेशन लिख रहे हो तो ये जीरो भी हो सकता है, अगर वो जीरो है मतलब ये वाला पार्ट अगर जीरो है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो अपन तो पहले ही कर लेंगे, आपने बता तो दिया ये है, अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो डेल्टा इसको जीरो बता दो। कैलकुलेशन फॉर्मूले बेस्ड ही होंगे, कोई कंसेप्ट नहीं होगा, तो फिर मैं उसमें ज्यादा नहीं बोल रहा, हम तो जो गिवन होगा उससे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और अगर इधर उधर करके उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, वैसे कुछ इसमें हो नहीं सकता, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होगा, तो अपन कुछ ज्यादा नहीं करते हैं इसमें, है ना। बस वो यही कह सकते हैं कि भाई ये अगर पॉजिटिव है तो रहे पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसमें माइनस करूंगा, अगर माइनस करूंगा इसमें तो मतलब जितनी एनर्जी लिबरेट हुई उतना फ्री एनर्जी नहीं है, उतना वर्क डन नहीं हुआ,
तो यहां पर ये जो है ये फ्री एनर्जी ऐसे लिखेंगे ना अपन डेल्टा जी नॉट, तो अपन कहेंगे ये दोनों बराबर होने चाहिए ना। तो अगर अपन कहेंगे कि भाई अगर ये जीरो है तो अपन कहेंगे फ्री एनर्जी और डेल्टा एच जीरो है, मतलब जितनी एनर्जी लिबरेट हुई उतना ही वर्क डन हो गया। राइट, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो अपन कहेंगे अच्छा इसमें से कुछ माइनस करो। अगर इसमें से कुछ माइनस करेंगे इसका मतलब जितना डेल्टा एच होगा ये क्या था, डिसऑर्डरनेस, तो अपन को डिसऑर्डरनेस माइनस करना पड़ेगा। मतलब जितना एनर्जी लिबरेट होगा उसमें से कुछ माइनस करो, उतना वर्क डन के लिए जो अवेलेबल एनर्जी है वो कम हो जाएगी, अगर ये पॉजिटिव है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जितना एनर्जी उसमें लिबरेट हो रहा है केमिकल रिएक्शन से, उससे वर्क डन कम एनर्जी से होगा। मान लो 5 किलो जूल्स लिबरेट हुआ तो 1 या 2 किलो जूल्स जो है वो वेस्ट हो जाएगा, और 4 या 3 किलो जूल्स जो है वो वर्क डन करेगा। वो तो अपन इक्वेशन से ही बताते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, सीट से भी सॉल्व कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो सेल अपन ने काफी पढ़ा हुआ है और वी आर फैमिलियर विद दैट। एक ही सेल में अपन एनोड भी बनाएंगे, कैथोड भी बनाएंगे। फिर एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा ये तो ये बताएगा, हम थोड़ी बताएंगे देख के कि कौन सा एनोड कौन सा कैथोड है। आपने इधर बड़ा बैटरी इधर पॉजिटिव एंड लगाया, ठीक है ये एनोड, उधर नेगेटिव एंड लगाया ये कैथोड, इधर नेगेटिव एंड लगा के उधर पॉजिटिव एंड लगा दो, हम चेंज कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। बैटरी बताएगा कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड। अब इसमें अपन एनर्जी देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल। मतलब एनर्जी देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। तो सेल रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, नहीं, डेल्टा जी इज ग्रेटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करेंगे आपकी मर्जी, एसिड बेस सॉल्ट आपने पहले बता रखा है। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एनीथिंग, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस सॉल्ट एनीथिंग, बस आइंस बनाना चाहिए उसे एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मार्टन स्टेट। पर ऐसे नहीं कहेंगे NaCl conduct electricity, no it doesn't conduct electricity, it can only conduct electricity when it is in the molten state or it is in a aqueous solution. Solid NaCl doesn't conduct electricity. We know the electrolyte, we know the inert electrodes platinum और graphite use करोगे आप, या तो platinum use करोगे या फिर graphite use करोगे। ये नेगेटिव एंड तो बैटरी है, तो अपन कहेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आने वाला है और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाने वाला है। बस अपन एक बात को ध्यान रखेंगे, number of electron exchange on any of the electrodes, number of electron exchange on this and this, मतलब we can say that जितना इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाना कंपलसरी है। यही एक प्रिंसिपल है जिसपे ये इलेक्ट्रोलाइसिस बेस्ड होगा। जितने इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर आएंगे उतना ही सेल के बाहर जाना कंपलसरी है। इसका मतलब है द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ईच इलेक्ट्रोड। बिल्कुल यही एक प्रिंसिपल है, यही एक कंसेप्ट है, इसके अलावा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो करते हो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। सो इलेक्ट्रोड्स फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉलो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कुछ और भी है जो हमें मतलब पता होना चाहिए, जिससे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कहेंगे भाई यही एक चीज है, इसमें गलती नहीं करना कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर भी जाएंगे।
इस पे इलेक्ट्रॉन होंगे, सो कैटाइन्स इस पे डिपॉजिट होगा, और उस पे कैटाइन होगा तो एनाइन इस पे डिपॉजिट होगा, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि एनाइन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर भेजेगा, और ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो कैटाइन डिपॉजिट होगा। ठीक है, कैथोड पे कैटाइन का रिएक्शन, एनोड पे एनाइन का रिएक्शन। ठीक है, फॉलो कर दो। अब अपन कहेंगे पहले एक सेल बना लेते हैं। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल। अपन ने बना दिया भाई, ये लो इलेक्ट्रोकेमिकल, इसमें ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड होता है वो तो बिल्कुल पता है भाई, बैटरी से डिसाइड होगा, हम थोड़ी डिसाइड करेंगे। इससे इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, और वो तो अपन को कंपलसरी है भाई, फॉलो करना है कि इलेक्ट्रॉन जितने अंदर आएंगे उतने बाहर भी जाएंगे, वही तो एक कंसेप्ट बोला। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो अब 50% क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस में ये पूछेंगे कि एनोड और कैथोड के रिएक्शन बताओ क्या। 50% से ज्यादा भी हो सकता है, कैलकुलेशन कम ही पूछेंगे। पहले अपन से मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन यही बनते हैं कि एनोड और कैथोड के रिएक्शन बता दो क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में अपन क्या करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि कितने टाइप से आप मुझसे एनोड और कैथोड के रिएक्शन पूछ सकते हैं। मैं जितने टाइप से आपको बताऊंगा एनोड और कैथोड के रिएक्शन, हर एक टाइप के लिए मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो पहले अपन ये सीखते हैं कि रिएक्शन कैसे बताना है कैथोड और एनोड का, और उसके बाद जितना टाइप से मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन, उतने ही कंसेप्ट बता दूंगा मैं आपको, जिससे ये क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले अपन लिखते हैं एनोड और कैथोड का रिएक्शन जो अपन से पूछेंगे, और उसके बाद अपन सीखेंगे कि भाई आप कंसेप्ट बताओ कि हर एक रिएक्शन जो आपने बताया मुझे, उसमें किस टाइप का कंसेप्ट और किस टाइप का क्वेश्चन में ट्विस्ट लाके हमसे पूछ सकता है। चलो शुरू करते हैं। अब मैं पहले इसमें पहले टाइप का रिएक्शन देखता हूं। अब पहले एक बात ध्यान रखो, मैं यहां पर आपको काफी सारे टाइप्स के क्वेश्चन वो रिएक्शंस बताऊंगा एनोड कैथोड के लिख के, और कैसे अपन को क्वेश्चन पूछेंगे तो सेल रिएक्शन लिखूंगा तो पता चल जाएगा। जब तक मैं कहूंगा नहीं इलेक्ट्रोड आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अज्यूम कर लो, इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लेके चल रहा है। अगर मैं कोई दूसरा इलेक्ट्रोड लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस कंसेप्ट में या इस टाइम इस पॉइंट में मैंने इलेक्ट्रोड चेंज किया, तो वहां पहले मैं लिखूंगा मैं इलेक्ट्रोड चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, तो अदरवाइज यू आर गोइंग टू टेक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। मैं इसमें लिख भी देता हूं, चलो इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ऐसे प्लेटिनम नहीं लिखते तो अपन ऐसे लिखते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन NaCl मतलब मेल्टेड फॉर्म में NaCl है, Na पॉजिटिव भी है और Cl माइनस भी है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो सेल में रिएक्शन होगा, और जब सेल में रिएक्शन होगा तो वापस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। आपने कहा था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या करेंगे ना, हर बार अपन को पता है इलेक्ट्रॉन आता है कैथोड से, तो पहले ध्यान रहेगा हमेशा अपन को कि पहले अपन ना कैथोड के रिएक्शन लिखे हमेशा। तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन आया कैथोड पे रिएक्शन हो गया। कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ तो कहेंगे सोडियम आयन है, एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में कन्वर्ट हो गया, ये लो भाई सॉलिड बन गया। इलेक्ट्रॉन वापस करना है तो एनोड पे रिएक्शन होगा, एनोड पे रिएक्शन होगा तो Cl माइनस आयन Cl2 में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया। ये लो भाई सेल रिएक्शन हो गया। इसमें क्या है, इसमें कुछ तो है ही नहीं, तो सेल का रिएक्शन क्या हो जाएगा, Cl माइनस आयन हाफ Cl2 प्लस Na बन गया। ये लो, ये गैस हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये मॉल्टन स्टेट में हो गए तो लिक्विड हो गए, हो गया। फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मुझे सेल रिएक्शन लिखना आ गया। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं।
सेकंड पॉइंट में मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है भाई, उसमें क्या, पानी में डाला NaCl को फिर कर दिया। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, आपने कहा था पहले कैथोड रिएक्शन लिखा करो, हमेशा लिख देंगे, और उसके बाद एनोड रिएक्शन लिखा करो, लिखो, उसको भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें क्या, अभी बता देता हूं। तो अपन क्या करेंगे, अब भाई एक्वस में थोड़ा ध्यान देंगे। कैसे, अब इसमें ना वाटर भी आ गया, क्या आ गया, वाटर भी आ गया। अब वाटर आए तो क्या होगा उससे, तो अपने पास प्रॉब्लम ये आएगा कि भाई जब ये कैथोड इलेक्ट्रॉन को देगा तो किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है या वाटर की, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी वही लेगा इलेक्ट्रॉन। अगर वाटर की टेंडेंसी ज्यादा है तो वाटर का रिएक्शन लिखना पड़ेगा मुझे, और फिर एनोड में भी चेक करना पड़ेगा भाई इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, वाटर की या Cl माइनस की। अगर वाटर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा हुई Cl से तो मुझे वाटर का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा किसकी ज्यादा है, तो बताया तो एसआरपी वैल्यू में, एसआरपी में और क्या बताया था, यही तो बताया था, एस ब्लॉक एसआरपी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, Al जिंक, डी ब्लॉक हाइड्रोजन, कॉस्टली मेटल, यही तो बताया था वहां पर। ठीक है, तो वाटर का है तो लिखा तो था वाटर इज -0.83। आपने तो वाटर के अलग अलग रिएक्शन भी लिखवाए थे, एसओपी और एसआरपी वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज होते हैं, बताया हुआ है। तो क्या करें भाई, साफ साफ दिख तो रहा है, सोडियम इज एस ब्लॉक, उसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम है वाटर से, भाई जितना ज्यादा एसआरपी वैल्यू होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है। तो फिर एक्वस NaCl में तो वाटर इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, इसका मतलब मुझे वाटर का रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बिल्कुल, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, चलो भाई लिखा, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन, प्लस क्या लिखूं, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर गेन लिखूं या लॉस लिखूं, नहीं भाई गेन लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर आया, इन दोनों में से किसकी टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की, वाटर की, तो लिखो। इसलिए मैंने कहा था कि आप बिल्कुल ऐसे सोचो कि भाई हमें तो ये पता है इलेक्ट्रॉन अंदर आया कौन लेगा पहले, अब बाहर भेजने की बारी आएगी तो सोचेंगे। तो वाटर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन हो गया तो मुझे बैलेंस भी करना पड़ेगा, लो भाई बैलेंस कर दिया इलेक्ट्रॉन, हो गया, ये सेल रिएक्शन, मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होगा, हाँ ठीक है, OH माइनस आइन प्रोड्यूस होगा, हाँ ठीक है। तो अब एनोड की बात करते हैं, तो एनोड में एसओपी वैल्यू बताए थे आपने, लो भाई एसओपी वैल्यू बता देते हैं, एसओपी वैल्यू आपने बताए थे, हैलोजेंस ग्रेटर देन OH ग्रेटर देन ऑक्सीनाइंस, वैसे OH भी तो ऑक्सीनाइन है, और फिर फ्लोराइड, आपने यह लिखा था वाटर -1.30, तो फिर Cl का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा है, ऑक्सीडेशन का, ठीक है भाई, तो क्या करें, अपन कहेंगे इधर Cl minus sign will convert into Cl2 plus electron. That is cell reaction. Cell reaction is H2O plus Cl minus sign will get converted into OH minus sign plus half Cl2 plus half H2. ये होगा भाई सेल रिएक्शन, ये बताना पड़ेगा अपन को, ठीक है। थर्ड,
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट NaCl है, वेरी डाइल्यूट NaCl। अपन डाइल्यूट भी लिख सकते थे, डाइल्यूट NaCl भी लिख सकते, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl या वेरी डाइल्यूट NaCl, दोनों में से कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डाइल्यूट NaCl का मतलब हो गया कि सोडियम आयन और Cl नेगेटिव आयन काफी कम है, तो फिर अपन कहेंगे ठीक है भाई कैथोड पे रिएक्शन लिखा है, भाई सोडियम आयन की जगह तो वाटर का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा है, ये सेल रिएक्शन हो गया। अब एनोड पे क्या करें, तो अपन कहेंगे एनोड पे ना concentration of Cl minus N is very less। अगर वेरी डाइल्यूट लिखा होगा तो इलेक्ट्रोड को आयंस को ढूंढ के लाना पड़ेगा, भैया उसको लेके आओ, वो मुझे इलेक्ट्रॉन दे तो मैं सेल को इलेक्ट्रॉन वापस करूं। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि सिंस वाटर बहुत ज्यादा है, डाइल्यूट है ना, तो वाटर के रिएक्शन कर दो आप, क्योंकि इलेक्ट्रोड को जब तक वो आयंस को ढूंढेगा, काफी कंसंट्रेशन काफी कम है, लो कंसंट्रेशन है, तो द आयंस कैन बी अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, सो वाटर का रिएक्शन इजीली हो जाएगा। मतलब अगर डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट लिखा हो तो अपन क्या करेंगे, वाटर का ही रिएक्शन कर देंगे। तो वाटर का रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई H2O है, अब अपन का इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करना है, तो अपन कहेंगे लॉस्ट किया इलेक्ट्रॉन, ये लो भाई H प्लस आयन आएगा प्लस O2 लिक्विडेट करेगा, तो ऐसे कर देते हैं। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, क्योंकि भाई रिडॉक्स प्रोसेस है ना, जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट भी होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन इन द प्रोसेस शुड बी इक्वल। ठीक है, तो या तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे आ जाएगा। तो अपन कहेंगे 2H प्लस आयन और 2H नेगेटिव आयन, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे सॉल्यूशन में एक साथ, प्रोडक्ट में 2 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब एक इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल तो कैंसिल होने वाले, सो मेरे पास एक ही वाटर मॉलिक्यूल जो होगा उसी से बनाऊंगा मैं क्या, H2 प्लस हाफ O2, ये सेल रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज द सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन मैं लिख दूंगा फॉर डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट H, दैट इज NaCl के लिए। अगर आप डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट बोलोगे तो मैं ऐसे लिखूंगा। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे की है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो एक बात हम सबको पता है, प्योर वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर प्योर वाटर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है। प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो लेकिन वाटर में करंट तो लगता है, हाँ, तो वो मिनरल्स की वजह से लगता है, इज इम्प्योर वाटर, राइट, इट इज इम्प्योर वाटर। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस और सॉल्ट is added for its conductivity। उसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड बेस या सॉल्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 ले लेता हूं। ठीक है, मतलब आपके पास बहुत सारा वाटर है और उसमें आपने थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया, थोड़ा सा, तो अपन कहेंगे आपने तो एसिड भी लिखा था, बेस भी लिखा था, सॉल्ट भी लिखा था,
तो बता तो दिया आपने थर्ड पॉइंट में। भाई थर्ड पॉइंट में क्या लिखा आपने? वेरी डाइल्यूट लिख के यही तो बता दिया कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है और थोड़ा सा NaCl डाल दो ताकि उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए। भाई वेरी डाइल्यूट वही तो हुआ। अगर प्योर वाटर होता तो फिर कैसे लिखते उसका रिएक्शन? तो एक तरीके से आपने यही तो बता दिया मुझे, ये वाला पार्ट ये वही तो हो गया कि वेरी डाइल्यूट का मतलब यही तो हुआ कि बहुत सारा पानी था, पानी तो कंडक्ट करता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं उसमें, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब नमक थोड़ा सा ही डाला आपने तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ी होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका होगा? वाटर का। तो यहां वही तो हुआ। आपने कहा ना कि प्योर वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं है, इसलिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालना चाहिए या फिर एसिड या फिर बेस डालना चाहिए कंडक्टिविटी के लिए। तो आप इसको वही अज्यूम कर लो ना कि मैंने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया है थोड़ा सा NaCl डाल के। सेम रिएक्शन लिख देता हूं। भाई NaCl की जगह आपने वैसे डाल दिया थोड़ा सा, आप बेस डाल दो NaOH, मैं वही लिख दूंगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कैथोड रिएक्शन जो आप बताते हो बता दो। वाटर का रिएक्शन लिखा तो है, ट्वाइस ऑफ H2O प्लस कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, सो ट्वाइस ऑफ OH माइनस I प्लस H2, ये रिएक्शन होगा। कोई वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना कैथोड पे और एनोड पे उसे लूज करना होगा, तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे आना चाहिए, तो H2O है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस साइन प्लस हाफ O2। लो भाई होगी, वही रिएक्शन रहेंगे। मतलब किसी को भी ऐड कर दो, अगर आपने मुझे वेरी डाइल्यूट या डाइल्यूट लिखा, मैंने वाटर का रिएक्शन लिख दिया। और सेल रिएक्शन में वाटर का बताऊंगा। ये दोनों मिलकर दो वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो कैंसिल कर देंगे अपन इसको ऐसे। तो बचा क्या अपने पास? एक H2O बचा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए और बचा अपने पास H2 प्लस हाफ O2। ये सेल रिएक्शन। थर्ड और फोर्थ एक ही बात है। आपने फोर्थ में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोल के उसमें एसिड डाल दिया, जबकि आप वेरी डाइल्यूट का एक ही मतलब है कि बहुत सारे वाटर में थोड़ा सा NaCl डाल देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं, उसकी कंडक्टिविटी बनी रहेगी। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस H2SO, अब डिफरेंट हो गया मेरा काम। मतलब आपने सेंटेंस चेंज किया, हमने अपने रिएक्शन के बारे में सोचना अलग शुरू कर दिया। ठीक है, अब एक्वस H2SO4 का मतलब है कि आपने उसमें H प्लस साइन डाल दिया, H2O है, H प्लस साइन है और सल्फेट आइन है, ये हो गए। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कैथोड रिएक्शन की बात करते हैं पहले। तो अपन कहेंगे कैथोड रिएक्शन की बात करेंगे, वाटर और H प्लस साइन पहले नहीं था, पहले H प्लस साइन बहुत कम था, नेग्लिजिबल, इसलिए तो वाटर का रिएक्शन लिखा। आपने कहा ना बहुत डाइल्यूट है, ये भी तो वही किया था अपन ने, वेरी डाइल्यूट। अभी डाइल्यूट नहीं है, अभी तो एक्वस H2SO4 लिखा आपने। तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे भाई ठीक है आपने इलेक्ट्रॉन दिया, अब मैं टेंडेंसी चेक कर लेता हूं, H प्लस साइन की लेने की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या H2O की? हाँ, तो H प्लस साइन तो 0 होता है SRP और H2O तो नेगेटिव होता है, तो H प्लस साइन का रिएक्शन लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस साइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू H2, ये अपना सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन। ठीक है भाई, दूसरा चेक करता हूं, एनोड रिएक्शन। एनोड पे तो आपने सारे के सारे ऑक्सी एनाइंस वाटर के बाद ही लिखे थे SOP के लिए, मतलब वाटर का रिएक्शन। SOP वैल्यू वाटर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सल्फेट, तो उसका ऑक्सीडेशन लिखा। लो भाई सेल रिएक्शन आ गया। सेल रिएक्शन में क्या आया? 2H प्लस साइन, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, मेरे पास रिएक्शन वही आ गया। ये लो भाई आ गया। अब ठीक, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो।
अब किसका इलेक्ट्रोलाइसिस लिखें? तो H2SO4 का लिखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ %50 H2SO4, इसको तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और of aqueous H2SO4 using high current intensity. देख, अब सब में डिफरेंस है। मेरे पास आप लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous H2SO4, ये लिखा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट H2SO4, ये लिखा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये वाला पार्ट करूंगा जो आप बताने वाले हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4, तब भी ये लिखूंगा। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous H2SO4 यूजिंग हाई करंट डेंसिटी, तो भी ये लिखूंगा, क्योंकि आप करंट डेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो भी ये लिखूंगा। मतलब यहां पर सिर्फ एक्वस लिखा था, इसलिए इस वाले पार्ट की बात नहीं की। अगर आप एक्वस H2SO4 लिखने के बाद हाई करंट डेंसिटी लिखते, मैं इस वाले पार्ट को डिस्कस करूंगा। अब बस इस वाले पार्ट को बता दो क्या करने वाले हैं, ठीक है? इस वाले पार्ट में मैं क्या करूंगा, ऐसे इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिखूंगा। इसका कैथोड रिएक्शन देखो, इसका कैथोड रिएक्शन होगा, क्योंकि H2SO4 है, सॉल्यूशन में बहुत सारा H+ आयन होगा, तो कैथोड रिएक्शन में H+ आयन ही होगा, H2 लिक्विड। तो फिर एनोड रिएक्शन बता दो। तो अपन कहेंगे भाई एनोड रिएक्शन ना हाई करंट डेंसिटी है, हाई कंसंट्रेशन है, या हाई करंट डेंसिटी है, या कॉन्सेंट्रेटेड है ना। अगर जैसे आपने एक्वस NaCl लिखा होता ना विथ हाई करंट डेंसिटी, तो मैं वही कंसेप्ट यूज करता जो आप यहां करने वाले हो। अगर हाई करंट डेंसिटी लिखा हुआ है या कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है, तो रिएक्शन एनोड और कैथोड पे आइंस का ही होगा। सल्फेट का रिएक्शन लिखना है, सल्फेट किस में कन्वर्ट होता है? पेरोक्साइड। सारे ऑक्सीजनाइड्स जब ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो O2 में कन्वर्ट होते हैं। मैंने आपको बताया जब आपको एसओपी वैल्यूज बताए, लेकिन मैंने सल्फेट का पेरोक्साइड बताया था, चेक कर सकते हो एसओपी वैल्यूज। It will get converted into H2OH 2 negative plus 2 electrons, ये बनाएगा। So the cell reaction is twice of H+ ion, twice of sulfate ion gives you H2 plus H2OH 2 negative per disulfuric acid। अगर हाइड्रोजन ऐड करें तो इट इज पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये ठीक है। तो अगर NaCl में ये लिखा होता है कॉन्सेंट्रेटेड NaCl या 50% NaCl या फिर हाई करंट डेंसिटी विद NaCl, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम आयन और Cl नेगेटिव आयन का रिएक्शन लिखता। मतलब अगर कहीं हाई करंट डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेटेड या 50% सॉल्यूशन गिवन है, तो जो भी कैटायन एनाइंस है आप रिएक्शन उन्हीं के लिखोगे कैथोड और एनोड पे, ठीक है? Okay. We'll write the next one. Electrolysis of aqueous Ni2S nickel sulfate, ऐसे करना NiSO4, ठीक है? तो अपन कहेंगे इसमें ना NiSO4 में अब अपन क्या करेंगे, Na+2 लिख लेते हैं, और सल्फेट अपन को गिवन है, ये गिवन है अपन।
अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो Ni का तो SRP वैल्यू डी ब्लॉक है ना, Ni तो वाटर से ज्यादा होगा, तो रिएक्शन है। The cathode reaction is Ni plus 2 will take 2 electron get converted into Ni, and the anode reaction is सल्फेट और वाटर में से वाटर का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, तो H2O will get converted into 2 electrons plus twice of H plus sign plus half of ये सेल रिएक्शन। So Ni plus 2 plus H2O will get converted into Ni plus twice of H plus sign plus half of this is the cell reaction। एक सेल रिएक्शन आप लिख के बता दो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये लिख के बताओ। एनोड और कैथोड, द कैथोड रिएक्शन, द एनोड रिएक्शन, द कैथोड रिएक्शन एंड द एनोड रिएक्शन, ये लिख के बताओ। फिर अपन आगे लिखते हैं। The anode and the cathode reaction. तो अपन लिख सकते हैं द एनोड एंड द कैथोड रिएक्शन ना, तो कॉपर के लिए ना, कैथोड पे तो कॉपर होगा और एसआरपी वैल्यू तो पॉजिटिव होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्ट इनटू कॉपर, और नाइट्रेट के लिए मुझे बिल्कुल वाटर के लिए जैसा लिखना पड़ेगा, H2O कन्वर्ट इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन प्लस हाफ O2 बिकॉज़ ऑफ इट इज अ ऑक्सीजन आइंस ना, तब तो बिल्कुल ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड द सेल रिएक्शन, दोनों को ऐड करेंगे, विल गेट द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन विल बी कॉपर प्लस 2 प्लस H2O will get that copper plus twice of H plus ion plus half of it. That is the cell reaction. मेरे ख्याल से सब लोग अपने आप ही लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लें, मैं आपको बता दूं। It is like this. किसी को डाउट नहीं? अपन 9th वाले की बात करेंगे, तो अब मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोलाइसिस 9th वाले में यूजिंग डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं इलेक्ट्रोड को चेंज कर रहा हूं, मैं यहां पर लिखने वाला हूं एग्जाम्पल electrolysis of copper sulfate, aqueous copper sulfate, CuS, using copper electrodes, Cu electrodes, मैं इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करूंगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ये मेरे पास ऐसे ऐसे मेरे पास, और इसमें अपन ने एनोड और कैथोड दोनों लिखा। ये कॉपर इलेक्ट्रोड है और ये भी कॉपर इलेक्ट्रोड है। आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, तो Cu plus 2 H2O एंड सल्फेट इज गिवन टू अस। अब सेल रिएक्शन अपन कहेंगे भाई वाटर है, कॉपर है, सल्फेट है, कैथोड रिएक्शन। कॉपर तो कॉस्टली मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, सो कॉपर प्लस 2 गेट 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्ट इनटू कॉपर। लो भाई हो गया।
अब एनोड रिएक्शन की बात करते हैं। अब अगर आप एनोड रिएक्शन की बात करोगे तो मैं कहूंगा भाई पहले आप ये चेक कर लो कि यहां पर क्या क्या प्रेजेंट है। अब अपन ऐसे देखते हैं, एसओपी वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। कोई डाउट है? कोई कुछ बोल रहा है? कोई डाउट है? सुमित, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। तो अपन क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो ऑब्वियस सी बात है अपन कहेंगे कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब तुम लोग करते क्या हो ना, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ पता क्या है कि कुछ क्लासेस में भाग जाओगे, अपनी मर्जी से आते हो, अपनी मर्जी से जाते हो। अब फिर उसके बाद जब पिछला वाला पार्ट यूज होता है तो लगता है पता नहीं यार क्या होगा, चलो ठीक है सर बता रहे होंगे ऐसे होगा, कोई फर्क नहीं। भाई आपके मतलब सारी क्लासेस, मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि आप क्लास अटेंड कर लो, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एसओपी वैल्यूज मेरे पास, अब अपन पहले चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। अब देखो H2O का एसओपी वैल्यू -1.3, SO4 का एसओपी वैल्यू -2.05, ठीक है। और अब इसमें एसओपी में एक और है, और वो क्या है, कॉपर खुद। क्योंकि कॉपर यहां पर क्या कर सकता है, कॉपर ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है उधर ले जाने के लिए, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो अपन क्या करेंगे, कॉपर का एसओपी वैल्यू कितना होगा, अपन कहेंगे भाई -0.34 कॉपर का एसओपी वैल्यू, क्योंकि कॉपर का एसआरपी वैल्यू 0.34 वोल्ट होता है। अब बताओ आप किसका एसओपी वैल्यू ज्यादा है, कॉपर का। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कॉपर देगा। कॉपर कैसे देगा, तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन कॉपर इधर डिपॉजिट होंगे, इलेक्ट्रॉन आके जितना कॉपर आयन यहां डिपॉजिट होगा उतना ही कॉपर आयन इलेक्ट्रोड से ब्रेक होता जाएगा। और ऐसा अपन ने छोटे क्लास में भी पढ़ा हुआ है। आप इलेक्ट्रोलाइसिस करो यूजिंग इम्प्योर एनोड एंड प्योर कैथोड, द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए पढ़ा हुआ है छोटे क्लास। जितना कॉपर इधर डिपॉजिट करोगे प्योर इलेक्ट्रोड पे, उतना ही कॉपर इसमें से इम्प्योर में से गिरेगा नीचे, और ये इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होता जाएगा इसमें, इसका मास कम होता जाएगा और इसका मास बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो रिएक्शन किसका होगा, कॉपर का। कॉपर कन्वर्ट होगा कॉपर +2 में, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो ये कौन सा कॉपर था जो एनोड पे रिएक्शन हुआ, और ये कौन सा कॉपर है जो ये कैथोड पे जो रिएक्शन डिपॉजिट हुआ, और ये कौन सा कॉपर है जो एनोड से अंदर आया सॉल्यूशन में। मतलब जितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है उतना ही डिसॉल्व होता जा रहा है, तो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या रहेगा, कांस्टेंट। फिर से बताता हूं, अपन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये क्लास में भी छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं ना अपन, इम्प्योर एनोड ले लो, प्योर कैथोड ले लो, ले लिया भाई, ये प्योर कैथोड, ठीक है। अब क्या होता है, इधर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, तो कॉपर आयन होगा, सल्फेट आयन होगा, और वाटर भी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो अपन कहेंगे भाई अच्छा रिडक्शन करना है, एसआरपी वैल्यू देख लो। सभी जगह जितने भी रिएक्शन आपने बताए, रिडक्शन करना है एसआरपी वैल्यू देख लो। एसआरपी वैल्यू इन सब में से सबसे ज्यादा किसकी होती है, कॉपर की। कैथोड रिएक्शन लिख दिया आपने, ये कैथोड पे कॉपर का रिएक्शन होगा, ठीक। अब एनोड की बात करो, तो अपन कहेंगे भाई इधर ना पहले तो आपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रखे थे तो उनका रिएक्शन होता ही नहीं, प्लेटिनम इज इनर्ट मेटल। अब क्या, अब तो अपन ने प्लेटिनम के और ग्रेफाइट के अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रोड ले रखा है, तो उसका रिएक्शन चेक करूंगा मैं। अच्छा
ठीक है भाई। अब ये तो यहां डिपॉजिट हो रहा है, तो मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है इसमें जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो अपन कहेंगे देखो भाई, वाटर भी दे सकता है, सल्फेट भी दे सकता है, ये कॉपर खुद भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन कॉपर को किस में कन्वर्ट होना होगा? कॉपर आयन। तो अपन कहेंगे मुझे कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कौन देता है? तो उसी के लिए तो एसओपी वैल्यूज बताए अपन को, एसओपी, एसआरपी, उनके एप्लीकेशंस, सारा कुछ बताया मैंने आपको, इसलिए तो बताया था सारा कुछ। ठीक है, तो मैंने आपको एसओपी वैल्यूज लिख दिए, और ये सारे के सारे मैंने पहले भी लिखे हुए। आप अगर अभी भी ओपन करके देखोगे ना, तो आपके पास सल्फेट का भी लिखा है, वाटर का भी लिखा है, और कॉपर के भी लिखे हुए। और मैं वहां बोलता था दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना है इस बात को। मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं जो फ्रेम होते हैं। अपन क्या करेंगे, इन सब में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन किसकी है? जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? कॉपर की, तो उसी का रिएक्शन होगा। इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, कॉपर की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कॉपर की सबसे ज्यादा है, इसलिए कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ये इलेक्ट्रोड को दे देगा। ठीक है, चल रिएक्शन हो गया। तो भैया जितना कॉपर डिपॉजिट होगा उतना ही कॉपर इससे डिसॉल्व हो गया, क्योंकि आपने कहा ना 2 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, तो 1 मोल कॉपर डिसॉल्व होगा ताकि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने अंदर आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर भी जाएंगे। तो सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि जितना डिपॉजिट हुआ उतना ब्रेक भी होगा। किसी का डाउट है? अब अपन लिखेंगे भाई इसमें तो सेल रिएक्शन क्या है, सॉलिड तो लिखने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई कॉपर आयन एट द कैथोड गिव्स कॉपर आयन एट द एनोड, ये सेल रिएक्शन। तो अगर ये कॉपर डिसॉल्व होगा कॉपर आयन में, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मास डिक्रीज होगा, इसका मास बढ़ेगा। ये तो अपन खुद ही बता सकते, किसी को डाउट नहीं? अगर किसी को डाउट होगा तो वो पूछेगा भाई। अब किसी को कुछ बताना है तो मैंने बता दिया, अब मैं एक और बताऊंगा। अब एक और के लिए छोटा सा पार्ट है। अगर कभी आप जैसे ऐसे अपने 10th लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl using mercury electrons, ये है अपने पास। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को सेल में यूज कर रहे हो ना, यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रोड्स, Na पॉजिटिव, Cl माइनस, H2O, यहां पर इलेक्ट्रोड क्या यूज कर रखे हैं आपने? मर्करी इलेक्ट्रोड्स। तो कैथोड रिएक्शन जो होगा ना, बिकॉज ऑफ मर्करी इलेक्ट्रोड्स, हमेशा मेटल आयन का ही होगा। इवन अगर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जिंक हो, मतलब डी ब्लॉक भी है और एस ब्लॉक है, तब तो 100%। Why it is so? Because all S block and D block element have tendency to form amalgams. Amalgams are very good reducing agent. अगर आप देखोगे तो NaOH का प्रिपरेशन कास्टनर कैल्नर प्रोसेस से अपन ने अल्कली मेटल्स में पढ़ा हुआ है, उसमें अपन ने क्या यूज किया था? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन यूजिंग मर्करी कैथोड, पढ़ा अपन ने 11th क्लास में अल्कली मेटल्स NaOH के प्रिपरेशन में। तो अपन क्या करेंगे, एनोड पे रिएक्शन के अगर मर्करी इलेक्ट्रोड है तो कैटाइन का ही डिपोजिशन होगा, बिकॉज ऑल कैटाइन्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अमलगम्स। सो अपन क्या लिखेंगे अब अपना रिएक्शन, क्योंकि एक्वस में अपन ने नहीं लिखा, लेकिन अपन ने तब उस टाइम मैंने आपसे कहा था वी आर यूजिंग द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा कैथोड का रिएक्शन हो रहा है तो ठीक है भाई, इसमें सोडियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट होगा सोडियम अमलगम में। मैं इसको मरकरी भी लिखूंगा उसके साथ, वो सोडियम अमलगम होगा, ब्रैकेट में लिखा मैंने मरकरी।
और एनोड रिएक्शन लिखना है तो एनोड रिएक्शन में ऑब्वियस सी बात है, फिर वहां पर अमलगम का कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज कैटाइन तो कैथोड पे डिपॉजिट होना है। तो उधर अपन लिखेंगे Cl माइनस साइन विल गेट कन्वर्ट इनटू Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो सेल रिएक्शन क्या होगा, तो अपन कहेंगे Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस विल गिव यू हाफ Cl2 प्लस सोडियम अमलगम। ये बनेगा भाई, ये सेल रिएक्शन है अगर अमलगम इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो। मैंने आपको 10 प्रोसेस बताए। इन प्रोसेस में से अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे बता सकते हो, आप रिवाइज कर लो, उसके बाद बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे इन सबको ही एक्सप्लेन करना है। बट उससे पहले अपन क्या करेंगे कि भाई जो आपने मुझे बताया कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलो करना है, क्या कोई ऐसे लॉज वगैरह हैं जिनसे मैं उन कंजर्वेशन लॉ को फॉलो, मतलब थोड़ा फॉर्मूला बेस पे बता सकूं? बिल्कुल, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ने वाले, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। बट उससे पहला मैं थोड़ा सा एन फैक्टर भी बताऊंगा, ठीक है? तो अपन से एक क्वेश्चन आया है, अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई, ठीक है ना? अच्छा, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था वापस, ये वाला उसने कहा था। तो अगर उसकी जगह कोई दूसरा मेटल हुआ तो फिर भी हमें कैसे पता चलेगा कि वो एनोड रिएक्शन दिखाएगा? मतलब इसकी जगह एनोड रिएक्शन दिखाएगा, वैल्यूज तो ना, कॉस्टली मेटल है तो हमें पता चली जाएगा। तो जिस मेटल का वाटर से ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो सारे के सारे दिखाएंगे। तो पता तो है अपन को, अल्कली मेटल्स, एल्यूमिनियम, जिंक, डी ब्लॉक मेटल्स, वो लिखा था ना एसआरपी वैल्यू, तो अपन को पता रहेगा ना, उसी के बेसिस पे बता रहा हूं। ठीक है, फिर मैं सारा पार्ट एक बार थोड़ा सा आप रिवाइज करना, उसके बाद अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे बता देना। पहले मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर अपन आगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ के इसमें सारे क्वेश्चंस बताऊंगा कि अपन को 10 टाइप्स के कैसे कंसेप्ट इसमें पूछ सकते हैं, वो सारे बताऊंगा।